लैंड रोवर रुकी और नवाब सिराजुद्दीन नीचे उतर आए। उनके चेहरे से परेशानी झांक रही थी। हमारे करीब पहुंचकर उन्होंने परेशान लहजे में कहा, इस जगह तो सफर आसानी से नहीं किया जा सकता। यहाँ तो लैंड रोवर खत्म होकर रह जाएगी। क्या करना चाहिए? मैंने कहा, अगर हम यहाँ से अपना रुख बदलने की कोशिश करें तब भी ये नहीं कह सकते कि कौन से रास्ते हमारे लिए आसान साबित होंगे। नवाब साहब उलझी हुई निगाहों से मुझे देखने लगे। बोले, लैंड रोवर की ड्राइविंग भी इस वक्त शदीद मुश्किल हो रही है। क्या तुम में से कोई ड्राइविंग कर सकता है? लोबो ड्राइविंग नहीं जानता था, लेकिन मैंने उस वक्त उनकी मदद करना जरूरी ख्याल किया और गर्दन खम करके बोला, जी हाँ, इस सिलसिले में मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। चुनाचे मैं स्टीयरिंग पर जा बैठा। ड्राइविंग निहायत महारत से करना थी। मैंने इंजन स्टार्ट करके लैंड रोवर आगे बढ़ा दी। बिलाशुबा जगह जगह स्टीयरिंग को झटके लग रहे थे और खतरा था कि बैलेंस रॉड धोखा न दे जाए। नवाब सिराजुद्दीन मेरे बिल्कुल नजदीक बैठे हुए थे, जबकि दिलनशीं और ताहिर लैंड रोवर के पिछले हिस्से में थे। झटके लगने से वो उछलते तो उनके सर बार बार छत से टकरा जाते। इस सूरत हाल से खासी परेशानी हो रही थी। तब दिलनशीं ने झल्लाते हुए लहजे में कहा, इससे बेहतर तो यह है कि ये सफर पैदल ही तय किया जाए। सिराजुद्दीन ने कहा, कुछ नहीं कहा जा सकता कि ये चट्टानी रास्ता कितना तवील है। कितना सफर कर सकोगी तुम? दिलनशीं ने कहा, इसके बावजूद मैं इस हालत में सफर नहीं कर सकती। फिर मेरी तरफ रुख करके तहक्कुमाना लहजे में बोली, रोक दो गाड़ी, रोक दो। मैंने हुक्म की तामील की और वो दरवाजा खोलकर नीचे उतर गई। लैंड रोवर से मुंसलिक ट्रॉलर में मौजूद अफ्रीकियों की कैफियत भी खराब मालूम होती थी, क्योंकि लैंड रोवर रुकते ही वो भी ट्रॉलर से नीचे उतर आए थे। दिलनशीं के उतरते ही ताहिर अली और नवाब सिराजुद्दीन भी नीचे उतर आए थे। उन्होंने अफ्रीकियों को देखते हुए कहा, क्या तुम लोग भी पैदल सफर करने के ख्वाहिशमंद हो? वो बोले, नहीं जनाब, स्टोर से सामान निकल निकल कर नीचे बिखरने लगा है। तेल का एक बर्तन टूट गया है, जिसकी वजह से ट्रेलर में तेल फैल गया है। हमने फौरी तौर पर उसे साफ तो कर दिया है, लेकिन उसके बावजूद दूसरी चीजों को नहीं संभाल सके। उन्होंने लोबो और दूसरे अफ्रीकियों को देखते हुए कहा, ओहो, ये तो बड़ी मुश्किल पेश आ गई। अब अगर रास्ता बदलने की कोशिश की जाए तो भी हमें इस सिलसिले में खासी मुश्किलात पेश आएंगी। तुम लोग कोई मशवरा दे सकते हो? अंग्रेजी न जानने वाले अफ्रीकी लोबो की शक्ल देखने लगे तो लोबो ने आहिस्ता से कहा, इसके अलावा और कुछ नहीं किया जा सकता जनाब, कि हम लोग सामान कंधों पर उठाकर आगे का सफर करें और गाड़ी यहीं छोड़ दें। नवाब साहब बोले, ओह लेकिन? दिलनशीं ने कहा, लेकिन वेकिन कुछ नहीं डैडी, मैं ये मजे का खेज सफर जारी नहीं रख सकती। इससे बेहतर है कि पैदल सफर किया जाए। और फैसला हो गया। लैंड रोवर और ट्रेलर खाली किया जाने लगा और फिर मजदूरों को हिदायत की गई कि वो सामान के बंडल बनाकर उन्हें कंधों पर उठा लें। मजदूरों का तो काम यही था, उन्हें सामान उठाने में कोई आर नहीं थी। चुनाचे हम इस अंदाज में आगे बढ़ गए। चट्टानों पर पैदल सफर भी काफी मुश्किल था। दिलनशीं इत्तेफाक से मेरे बराबर चल रही थी। वो सख्त झल्लाई हुई थी। ताहिर भी साथ साथ था, जबकि सिराजुद्दीन साहब लोबो के साथ आगे चल रहे थे। ताहिर की आवाज उभरी, काश आप इन हौलनाक वीरानों का सफर न करती। आपको इस हाल में देखकर दिलनशीं चौंक कर उसे देखने लगी। मुझसे कुछ कहा? उसका अंदाज खूंखार था। ताहिर अली सटपटा गया। उसने सहमे हुए लहजे में कहा, जी नहीं, मैं खुद से मुखातिब था। दिलनशीं नफरत से गर्दन झटक कर आगे चल पड़ी। किसी हद तक सूरत हाल का अंदाजा हो रहा था। मुझे शरारत सूझी तो मैंने सरगोशी के अंदाज में कहा, जी चाहता है तुम्हें बाजुओं में उठाकर आगे बढ़ूं। उर्दू इस्तेमाल की थी और चूंकि ये अल्फाज सरगोशी में किए गए थे, इसलिए आवाज भी नहीं पहचानी जा सकती थी, लेकिन लहजा इतना बुलंद था कि दिलनशीं सुन ले। वो रुक गई और खूनी निगाहों से ताहिर को देखने लगी। बोली, ये अल्फाज भी तुमने खुद को मुखातिब करके कहे हैं? वो बोला, जी मैंने? दिलनशीं बोली, लगता है यहाँ आकर तुम्हारे दिमाग में खुश्की हो गई है। क्या मैं उसे दूर करने का कोई बंदोबस्त करूं? ताहिर बोला, आपको कोई गलत फहमी हुई है। वो सर्द लहजे में बोली, आगे बढ़ो। ताहिर बोला, जी। इस बार वो घुर्राई, आगे बढ़ो, और ताहिर साहब जल्दी से आगे बढ़ गए। मैं गर्दन झुकाए चल रहा था। बेचारा ताहिर अब लोबो और सिराजुद्दीन साहब के साथ चल रहा था। दिलनशीं मेरे बिल्कुल करीब थी और बड़ी मुश्किल से कदम आगे बढ़ा पा रही थी। एक बार वो लड़खड़ाई तो मैंने उसे गिरने से बचा लिया। वो संभली और फिर पूरी कुव्वत से बाजू छुड़ा लिया। उसने तंजिया अंदाज में कहा, शुक्रिया। बाजू छोड़ा भी जाता है। मैंने मुस्कुराकर कहा, उस वक्त जब ये यकीन हो जाए कि गिरने वाला संभल गया है। वो मुंह बिगाड़ कर बोली, आइंदा ऐसी बदतमीजी मत करना। मैंने कहा, बेहतर है। मैं ये अंदाजा लगा चुका था कि अगर वो फौरन ही न संभली तो जरूर गिरेगी, और यही हुआ। अगले पत्थर पर कदम रखते ही वो लड़खड़ाई और उसके दोनों हाथ फैल गए। मैं चाहता तो इत्मीनान से उसे गिरने से रोक सकता था, लेकिन मैं थोड़ा सा पीछे खिसक गया और वो इत्मीनान से चारों शाने चित हो गई।
اس کے حلق سے چیخ نکل گئی تھی۔ سب اس کی طرف دوڑ پڑے۔ طاہر سب سے آگے تھا۔ اس نے جھک کر دلنشیں کو اٹھانے کی کوشش کی، لیکن جوں ہی وہ جھکا، دلنشیں کا الٹے ہاتھ کا تھپڑ اس کی گال پر پڑا اور وہ جلدی سے سیدھا ہو گیا۔ تھپڑ کی آواز تقریباً سب نے سنی تھی۔ دلنشیں خود اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ اس نے ایک بار قہر آلود نگاہوں سے مجھے دیکھا اور پھر آگے بڑھ گئی، لیکن اس کی چال میں لڑکھڑاہٹ تھی۔ اس تکلیف دہ سفر کی رات بھی نہایت بدنما جگہ ہوئی تھی۔ چاروں طرف بدصورت سیاہ چٹانیں ابھری ہوئی تھیں، جن کے درمیان خشک جھاڑیوں کے سوا کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ سامان کھول کر نیچے رکھ دیا گیا اور مزدور اپنے مشاغل میں منہمک ہو گئے۔ مجھے سائقہ کا خیال تھا، چنانچہ کچھ دور جا کر میں نے ٹرانسمیٹر پر سائقہ کو مخاطب کیا۔ وہ جیسے انتظار ہی کر رہی تھی۔ بولی، ہیلو علی، کیسا سفر ہو رہا ہے؟ میں دیکھ چکی ہوں کہ تم لوگوں نے لینڈ روور چھوڑ دی ہے۔ علی، تمہیں اس طرح سفر کرتے دیکھ کر مجھے افسوس ہو رہا ہے۔ کیا ان لوگوں کے ساتھ رہنا ضروری ہے؟ میں نے کہا، ہاں، بے حد ضروری ہے سائقہ، تم اپنی کیفیت بتاؤ۔ وہ بولی، بالکل وہی حال ہے جو تمہارا ہے، بڑا تکلیف دہ سفر ہے، لیکن خدا کا شکر ہے کوئی حادثہ نہیں ہوا۔ میں نے پوچھا، آگے کا سفر کر سکتی ہو؟ وہ بولی، 100%، کیوں نہیں؟ میں نے کہا، ٹھیک ہے، سفر جاری رکھو، اور رسمی باتوں کے بعد سلسلہ منقطع کر دیا۔ بڑے موقع سے یہ گفتگو ختم ہوئی تھی، کیونکہ ایک لمحے کے بعد طاہر میرے پاس موجود تھا۔ میں نے اسے دیکھتے ہی کہا، ہیلو مسٹر طاہر۔ وہ بولا، ہیلو ٹونی، سفر بے حد تکلیف دہ ہے۔ میں نے کہا، ہاں بے حد۔ وہ بولا، یہاں تنہا کیا کر رہے ہو؟ میں نے کہا، کچھ نہیں، بس کبھی کبھی تنہائی اچھی لگتی ہے۔ طاہر نے کہا، تمہاری شخصیت بہت پراسرار ہے۔ میں نے کہا، کیوں؟ بولا، نہ جانے کون ہو تم، جو کچھ نظر آتے ہو وہ نہیں ہو۔ میں نے کہا، نظر کا چشمہ استعمال کرو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ پھر میں نے پوچھا، مس سراج کہاں ہیں؟ انہوں نے تمہارے ساتھ بہت زیادتی کی ہے، مجھے افسوس ہے۔ وہ بولا، مجھے افسوس نہیں ہے۔ میں نے حیرت سے کہا، کیوں؟ وہ بولا، اس لیے کہ میں بچپن سے اس کا عادی ہوں۔ میں نے کہا، بچپن سے؟ بولا، ہاں، ہم بچپن کے ساتھی ہیں۔ میں نے پوچھا، کوئی رومانی داستان؟ طاہر نے کہا، ذاتیات پر کوئی گفتگو نہیں ہوگی۔ میں نے کہا، خدا حافظ، اور اچانک اٹھ کھڑا ہوا اور طاہر کا منہ حیرت سے کھل گیا۔ وہ جلدی سے بولا، سنو تو مسٹر ٹونی۔ لیکن میں نے اس کی کوئی بات نہ سنی اور اس جگہ پہنچ گیا جہاں دوسرے لوگ موجود تھے۔ لوبو سراج الدین صاحب سے باتیں کر رہا تھا۔ مسئلہ اسی تکلیف دہ سفر کا تھا جس کے تصور سے سب لرز رہے تھے۔ سراج الدین صاحب کہہ رہے تھے، یوں لگتا ہے مسٹر لوبو جیسے ہم نے راستوں کا تعین غلط کیا ہو۔ اب تک کا سفر صرف پریشانیوں میں گزرا ہے، چٹیل میدان یا پھر ریت کے تودے، وہ جنگل کہاں رہ گئے جو افریقہ سے تعلق رکھتے ہیں۔ لوبو نے کہا، ابھی ہم نے بہت مختصر سفر کیا ہے جناب، اس طرف کے راستے خشک ہیں، اس لیے سیاح بہت کم ادھر کا رخ کرتے ہیں۔ اس راستے کو عبور کرنے کے بعد آپ کو جنوب کی طرف بڑھنا چاہیے، اس طرف جنگل ملیں گے، اور اگر ہم نے سیدھا راستہ اختیار کیا تو مشکلات میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ مسٹر سراج الدین نے کہا، مسئلہ تو اس راستے کو عبور کرنے کا ہے۔ پھر میری طرف رخ کر کے بولے، کوئی مشورہ دو مسٹر ٹونی۔ میں نے کہا، سوری، تمام صورتحال آپ کے سامنے ہے۔ وہ بولے، تب پھر یوں کریں کہ جلد سے جلد سفر طے کیا جائے تاکہ مصائب کا خاتمہ جلد از جلد ہو جائے۔ اس پروگرام کے تحت سفر کی رفتار تیز کر دی گئی۔ کرائل نے تروڈا کے لیے جو نقشے ترتیب دیے تھے ان پر انحصار بحالت مجبوری کیا گیا تھا، کیونکہ اس کے علاوہ اور کوئی بہتر ذریعہ نہیں تھا۔ ہاں، اگر میں اپنی حیثیت سے تنظیم یا کسی عرب ملک سے اس سلسلے میں مدد مانگتا تو صورتحال دوسری ہوتی، لیکن اب تو یہی سب کچھ تھا اور اسی طرح اپنی منزل تلاش کرنا تھی۔ مجھے احساس ہو رہا تھا کہ اس بار میرے پاس کام کرنے کے ٹھوس منصوبے نہیں ہیں اور میں نہایت کمزور بنیاد پر کام کر رہا ہوں، لیکن سینے کی گہرائیوں میں خدا موجود تھا۔ ارادے نیک ہوں اور مقصد جائز ہو تو راستوں کی تلاش ضروری نہیں ہے، غیبی قوتیں ضرور مدد کرتی ہیں۔ یہ میرا ایمان تھا اور یہ احساس ایسے اوقات میں تقویت بخشتا تھا۔ دلنشیں پر کئی بار نگاہ پڑی، مغرور اور خود سر لڑکی معلوم ہوتی تھی، ظاہر ہے ایک بگڑے ہوئے نواب کی بیٹی تھی، کسی کو خاطر میں نہ لانے والی۔ طاہر صاحب کا جغرافیہ بھی چند الفاظ میں سمجھ میں آ گیا تھا۔ موصوف شاید نواب صاحب کے ہاں پلے بڑے تھے اور غالباً بچپن ہی سے دلنشیں کے عاشق تھے، لیکن دلنشیں کے رویے سے اندازہ ہوتا تھا کہ وہ ان سے ذرا بھی متاثر نہیں ہے، ورنہ ان کے گال پر ایسا کرارا تھپڑ نہ لگاتی، اور وہ بھی سب کے سامنے۔ وہ سفر کر رہی تھی، لیکن گرنے سے اسے خاصی چوٹ لگی تھی جس کا اظہار ہو رہا تھا۔ پتھریلا چٹانی راستہ واقعی جان لیوا تھا، آنکھیں بند کر کے ہی اسے نظر انداز کیا جا سکتا تھا۔ یہ سمجھ لیا کہ زندگی کا سفر انہی چٹانوں سے گزر کر کیا جائے گا، اس لیے سفر کرتے رہے، اور جب یہ علاقہ ختم ہوا تو سب زمین پر بیٹھ گئے۔ کسی میں اتنی ہمت بھی نہیں تھی کہ اس نئی جگہ کا جائزہ ہی لے لے۔ یہ تھکن کئی گھنٹوں میں اتری، رات ہو گئی تھی، اس لیے مناظر نگاہوں سے اوجھل تھے۔ دوسری صبح ہی ہوش آیا، ضروریات سے فارغ ہو کر دوبارہ سفر شروع کر دیا گیا۔
उसी रात मैंने साइका माइलर से ट्रांसमीटर पर गुफ्तगू की और राब्ता कायम हो जाने पर मैंने उससे उसकी खैरियत पूछी। वो कहने लगी, अली अगर तुम साथ होते तो शायद ये सफर इतना दुश्वार गुजार ना होता। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि तुमने हमसे दूरी क्यों इख्तियार कर रखी है, इससे क्या नताइज हासिल हो रहे हैं। मैंने कहा, मैं खुद भी इस बारे में गौर कर रहा हूँ साइका। मेरा ख्याल है कुछ वक्त और गुजार लो, हमें ये इत्मीनान हो जाए कि कोई इन रास्तों पर हमारा निगरान नहीं है, तो उसके बाद मैं आगे का सफर तुम्हारे साथ ही करूंगा। ये कहकर मैंने सिलसिला मुनक़ता कर दिया। उस रात मैंने तमाम सूरत हाल के बारे में बहुत गौर व फिक्र किया था। लाइन ऑफ क्रूजल से हटकर हमने जो तरीक़ा सफ़र इख्तियार किया था वो यकीनन एक तरह से सूदमंद था, लेकिन उस सफ़र में जिस कदर बेजारी और बोरियत हो रही थी वो नाकाबिले बर्दाश्त थी। दूसरी सुबह मजदूरों में से 2 मजदूर बीमार हो गए। गालिबन उन्हें किसी जहरीली मक्खी ने काट लिया था, क्योंकि उनके जिस्म मुतवर्रम हो गए थे और वो परेशान नजर आ रहे थे। उनकी वजह से सफ़र मुलतवी कर दिया गया और किसी ऐसी जगह की तलाश शुरू की गई जहां किसी कदर सुकून से वक्त बसर किया जा सके। बाईं समत तकरीबन 6 फरलांग के बाद नखलिस्तान का साशुबा हुआ और हम उस समत बढ़ते गए, लेकिन रास्ते के नक्शों को जहन में रखा गया ताकि भटक न जाएं। यहाँ एक छोटा सा चश्मा नजर आ रहा था, लेकिन उसका पानी गर्म था। गुस्ल करने से तबीयत काफ़ी हद तक बहाल हो गई, लेकिन गर्म पानी पीने के लिए कतई गैर मुनासिब था। मजबूरन अपने पास मौजूद ज़खायर से काम चलाया गया। नवाब सिराजुद्दीन के चेहरे पर गहरी संजीदगी छाई हुई थी। मजदूरों की तीमारदारी भी वो कर रहे थे और अपने तौर पर उनके इलाज के लिए कोशां थे, लेकिन उसके साथ साथ ही उनके चेहरे पर तशवीश के आसार पाए जाते थे। मैंने उनकी ये कैफियत देखी तो उनके करीब पहुंच गया। मैंने कहा, क्या बात है, आप कुछ परेशान महसूस हो रहे हैं नवाब साहब। वो चौंक कर मुझे देखने लगे। बोले, हाँ मैं शायद परेशान हूँ। अफ्रीका के बारे में बहुत सी मालूमात हासिल की थी, लेकिन मुझे पता नहीं था मैंने गलत समत इख्तियार की है या फिर तकदीर मेरा साथ नहीं दे रही। अभी तक उन इलाकों में नहीं पहुंच सका जहां मेरा मकसद हल हो सकता था। मैंने कहा, जड़ी बूटियों पर तहकीकात बिलाशुबा एक अच्छा अमल है नवाब साहब, लेकिन आप ये सोच लीजिए कि इसमें न सिर्फ आपको बल्कि आपकी बेटी और सेक्रेटरी और इन मजदूरों को भी खतरा लाहक हो सकता है। या तो आपने सही रास्तों का तायुन नहीं किया या फिर आपकी मालूमात में कोई सुकम है। नवाब साहब पुरख्याल अंदाज में गर्दन हिलाते हुए बोले, बहरहाल मैंने एक फैसला किया है मिस्टर टोनी, वो ये कि मैं मजीद 10 दिन अपने मकसद की तलाश में सर्फ करूंगा, और अगर इन 10 दिनों में भी मुझे कामयाबी नसीब न हुई तो फिर मैं वापसी का सफर शुरू कर दूंगा। तुम लोगों को इस पर कोई एतराज तो नहीं? मैंने कहा, आपने हमसे 6 महीने का मुआहिदा किया था नवाब साहब, अगर आप खुद वापसी का प्रोग्राम बनाएंगे तो हमें इस पर क्या एतराज हो सकता है। वो बोले, हाँ बस न जाने क्यों तबीयत पर एक बेजारी सी तारी हो गई है। अगर एक झलक भी नजर आ जाती अपने मकसद की किसी चीज की तो शायद मैं इस कदर बददिल ना होता। मैंने महसूस किया है कि दिलनशी भी कुछ थकी थकी सी है। वैसे तो वो यहाँ आने की बेहद शौकीन थी और उसने अपने तौर पर बहुत से प्रोग्राम बनाए थे, लेकिन अब वो खासी बददिल नजर आती है। मैंने कोई जवाब न दिया। दोपहर गुजर रही थी और हम अपने मशागिल से फारिग होने के बाद आराम के लिए लेट गए थे कि दिलनशी मेरे पास से गुजरी। मैं उठकर बैठ गया। उसने पलटकर मेरी तरफ देखा, निगाहों में गुस्सा था। चंद लम्हे वो मुझे देखती रही और फिर नफरत से गर्दन झटक कर आगे बढ़ गई। मेरे होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई थी। उसने चंद कदम दूर जाने के बाद पलटकर मुझे देखा और फिर आहिस्ता आहिस्ता मेरे करीब आ गई। उसने कहा, तुम समझते क्या हो खुद को? मैं मुस्कुराती निगाहों से उसे देखने लगा। मैंने अंग्रेजी में कहा, तशरीफ रखिए मिस दिलनशी। वो बोली, जी नहीं, मैं आपके पास तशरीफ रखने नहीं आई, मैं तुम्हारी इस मुस्कुराहट की वजह जानना चाहती हूँ। मुझे देखकर तुम इस अंदाज में मुस्कुराते हो जैसे मुझ पर तंज कर रहे हो। मुझे कोई अहमियत नहीं देते। बोलो, क्या समझते हो तुम खुद को? मैंने उर्दू में कहा, अगर आप तशरीफ रखें तो ये मसला भी हल हो जाए। मैंने उर्दू में कहा और वो एकदम चौंक पड़ी। बोली, क्या क्या कहा तुमने? इस बार मैंने अंग्रेजी में कहा। मैंने अर्ज किया कि आप तशरीफ तो रखें। बोली, तुम उर्दू बोले थे? मैंने कहा, जी नहीं, आपको गलत फहमी हुई है, मैं उर्दू नहीं जानता। बोली, क्या तुम मुझे पागल समझते हो या पागल बनाने की कोशिश कर रहे हो? इस बार मैंने उर्दू में कहा, अगर आप तशरीफ रखें तो जरा तफसीली गुफ्तगू हो। और उसने दोनों हाथों से सर पकड़ लिया। वो चंद लम्हे चकराते हुए जहन को संभालने की कोशिश करती रही और फिर बोली, क्या तुम जादूगर हो या कोई बहुत ही चालाक और शातिर आदमी और मुझे अहमक बना रहे हो? क्या ये जुमले तुमने उर्दू में अदा नहीं किए? मैं हंसते हुए कहा, चलिए आपकी बात दुरुस्त सही, मैंने उर्दू में ही कहा, तो इससे क्या फर्क पड़ता है? इसमें मेरी चालाकी या मेरा शातिर होना कैसे साबित होता है? वो बोली, तुम तो बिल्कुल अहले ज़बान की तरह उर्दू बोलते हो। मैंने कहा, मैंने आपसे पहले भी उर्दू बोलने की कोशिश की थी और आप मुझे नज़रअंदाज करके चली गई थी। वो बोली, कब? मैंने कहा, स्केटिंग फील्ड की बात कर रहा हूँ।
उस वक्त जब मैं नीचे से गुजर रहा था और आप ऊपर से फिसलती हुई आ रही थी और मुझसे टकरा गई थी। दिलनशी की आंखें मुतहिजराना अंदाज में फैल गईं। उसके मुंह से निकला, क्या? उसने बगौर मुझे देखते हुए कहा, लेकिन तुम वो तो नहीं हो। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, मैं वही हूँ मिस दिलनशी। वो बोली, लेकिन तुम्हारा ये बदला हुआ चेहरा। मैंने कहा, आप इसे मेकअप कह सकती हैं। वो बोली, तो ये बात है। मैंने मुतहिजराना अंदाज में कहा, क्या? वो मुझे घूरती रही, फिर आहिस्ता से बोली, सुनो, अगर तुम मेरे लिए अपने दिल में कोई खास तसव्वुर रखते हो तो उसे दिल से निकाल दो। मैं किसी और किस्म की लड़की हूँ, मेरी फितरत में मर्दानगी है। मैं दोस्ती की कायल जरूर हूँ, लेकिन इस अंदाज में नहीं जैसे कि मर्द किसी लड़की से तवक्को रखते हैं। मैंने कहा, आप गलत कह रही हैं मिस दिलनशी, बहरहाल आप एक लड़की ही हैं। बोली, बकवास मत करो, मैं साबित कर सकती हूँ कि मैं एक मुख्तलिफ लड़की हूँ। तुमने बिला वजह मेरे लिए ये तरीका कार इख्तियार किया है। मैंने कहा, अब कर ही लिया है तो रहने दीजिए, किसी से तस्करा मत कीजिएगा। वो बोली, अपना चेहरा दिखाओ, अपना असल चेहरा दिखाओ। मैंने मसनूई चीजें उतार कर हाथ पर रखी। वो मुझे देखती रही, फिर उसके होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। बोली, तुम वाकई अजीब आदमी हो। डैडी सोच भी नहीं सकते थे कि उनका कोई हमवतन उनके साथ है। अरे हाँ सुनो, तुम्हारा ताल्लुक कहाँ से है? मैंने कहा, अब इतनी सारी तफसीलात जाने दीजिए। यूं समझ लीजिए कि आवारागर्द हूँ, जिंदगी मुख्तलिफ ममालिक में गुजारी है और इन दिनों अफ्रीका की सयाहत कर रहा हूँ। बोली, मुफलिस आदमी हो? मैंने कहा, जी हाँ, अगर मुफलिस ना होता तो मजदूरी क्यों करता। बोली, मजदूरी? मैं तो समझती हूँ कि तुमने ये तमाम हरकत मेरे लिए की है। मैंने कहा, चलिए यूं ही सही। बोली, ठीक है, मैं किसी से तस्करा नहीं करूंगी, लेकिन सुनो, मैं जो कुछ कह चुकी हूँ वो एक हकीकत है। मेरी तरफ से कभी किसी लचक की गुंजाइश का तसव्वुर मत रखना। मैं तुम्हारी दोस्त तो बन सकती हूँ और कुछ नहीं। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, दोस्ती भी क्या बुरी है, और वो भी मुस्कुराने लगी। फिर बोली, अब अपना चेहरा दुरुस्त कर लो, वरना खामखा लोगों की निगाहों का निशाना बन जाओगे। डैडी पता नहीं तुम्हारे बारे में क्या सोचेंगे, और ये ताहिर, ये तो इंतहाई अहमक आदमी है, हर उस शख्स पर शुबा करने लगता है जिससे मैं जरा भी जगानगत से पेश आती हूँ। मैंने कहा, ताहिर से आपका रिश्ता क्या है? बोली, जूते का रिश्ता है। जब भी उसके दिमाग में खन्नास सवार होता है, मैं उसको चंद जूते लगा देती हूँ। अब तुम खुद ही सोचो ना, फजूल किस्म की हरकतें करना क्या जिंदगी के लिए इतना ही जरूरी है? भाई, हम साथी और दोस्तों की हैसियत से भी वक्त गुजार सकते हैं। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल, यकीनन। दिलनशी से ये दोस्ती किसी कदर दिलचस्प साबित हुई थी। वो कहने लगी, अगर तुम इंसान बनकर मेरे साथ पेश आओ तो मेरी ये बेजारी दूर हो सकती है। मैंने कहा, कोशिश करूंगा मिस दिलनशी कि आपको मुझसे कोई शिकायत ना हो। काफी देर तक हम साथ बैठे रहे। मजदूरों की हालत कुछ बेहतर हो गई थी। लोगों ने आगे बढ़ने के लिए कहा तो नवाब सिराजुद्दीन साहब सफर के लिए तैयार हो गए। ये जगह इतनी दिलकश भी नहीं थी कि यहाँ बहुत ज्यादा वक्त गुजारा जा सके। पानी यहाँ से साथ ले लिया गया था। थोड़ी देर के बाद वो ठंडा हो ही जाता। ये अंदाजा नहीं था हमें कि उसकी माहियत क्या है और वो गर्म क्यों है। ख्याल यही था कि नीचे शायद गंधक के पहाड़ हैं जिनकी वजह से पानी गर्म है, लेकिन ऐसा पानी मुज़रे सेहत नहीं हो सकता था। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।